नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। आप सभी के लिए कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जिन्होंने अपनी खानदानी ज़मीन को बेच करके अपने छोटे भाई को आज से लगभग 10 साल पहले विदेश भेजा था। इस भाई ने हमें ऐसा बताया कि यह पंजाब के रहने वाले एक किसान हैं। इनके परिवार में इनकी धर्मपत्नी, इनके पुत्र और एक इनकी पुत्री हैं और इनके माताजी भी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसा भी बताया कि जिस भाई को आज से 10 साल पहले इन्होंने इंग्लैंड कमाई करने के लिए भेजा था, उस भाई की भी धर्मपत्नी और बच्चे इन्हीं लोगों के साथ पंजाब में एक ही घर में रहते हैं। इन्होंने ऐसा बताया कि छोटे भाई को इंग्लैंड इसलिए भेजा गया था क्योंकि वहाँ पर लोग कमाई पाउंड्स में करते हैं और 1 पाउंड की कीमत लगभग 100 भारतीय रुपयों के बराबर होती है। तो इन लोगों की सोच ऐसी थी कि अगर एक बार 25-30 लाख रुपए लगा करके भाई को वहां भेज दिया जाता है तो वहां से हर महीने अगर अपनी कमाई का एक छोटा सा टुकड़ा भी वह भारत भेज देंगे तो उससे यहां पर रहने वाला जो पूरा परिवार है उसका भरण पोषण बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। इन भाई ने यह भी बताया कि जब वे केवल 15 वर्ष की आयु के थे तो उसी आयु के अंदर इनके पिताजी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। हालांकि इनके भाई इनसे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, वो केवल इनसे 2 वर्ष छोटे हैं, लेकिन फिर भी पिताजी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने छोटे भाई की जो पढ़ाई है उसको जारी रखा। उसको एकदम से सभी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं दिया, लेकिन खुद खेती बाड़ी के काम में लग करके पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी को अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने अपनी मेहनत से जो समाज में मान सम्मान कमाया उसी की बदौलत यह अपना और अपने छोटे भाई का विवाह भी सही समय पर कर पाए। इन्होंने बताया कि अपने विवाह से इनको 2 बच्चे, एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी हैं और इनके छोटे भाई के विवाह से उनको एक पुत्री प्राप्त है। इन्होंने ऐसा बताया कि इनके जो छोटे भाई हैं, जैसे ही उनका विवाह हुआ उसके बाद उनका गांव में रह कर के इनका जो पुश्तैनी काम था, जो इनकी ज़मीन थी, उस पर खेती करके परिवार का भरण पोषण करने का जो विचार है वह बदल गया और इनके छोटे भाई ने परिवार के अंदर इस बात को रखना शुरू किया कि कैसे भी करके उनको इंडिया से बाहर भेजा जाए, क्योंकि इनके गांव के और लोग भी और इनके रिश्तेदारी में से भी कई लोग भारत से बाहर, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस प्रकार के देशों के अंदर सेटल्ड थे और वह लोग गांव में रह रहे परिवार वालों को अच्छा खासा अमाउंट हर महीने भेज पा रहे थे। खुद जीवन विदेश में व्यतीत करने के साथ साथ गांव में रहने वाले अपने पूरे परिवार के जीवन को वह लोग बाहर रह करके बहुत ही ज़्यादा समृद्ध बना पा रहे थे। गांव के अंदर उनके परिवार वालों के अच्छे घर बन रहे थे, ज़्यादा ज़मीन घर वाले खरीद पा रहे थे और बहुत ज़्यादा समृद्धि उन लोगों के घरों में आ जाया करती थी। तो इनके छोटे भाई ने परिवार के अंदर यह प्रस्ताव रखा कि अगर दूसरों की तरह ही खेती का कार्य और ज़्यादा न बढ़ा करके या उसके अंदर मेहनत न करके जो पारिवारिक ज़मीन इन लोगों के पास है, अगर उसका एक टुकड़ा बेच करके इनको विदेश भेज दिया जाए तो विदेश जाकर के वह इतना पैसा कमा लेंगे कि उस ज़मीन को भी वापस खरीदा जा सकता है और उसके साथ साथ इनका पूरा परिवार जो है वो समृद्ध हो जाएगा।
इन्होंने ऐसा बताया कि शुरू में छोटे भाई को विदेश भेजने के लिए जो जमीन बेची गई, वह जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा नहीं था और उस जमीन के टुकड़े को बेच करके लगभग 10 से 12 लाख रुपए इन लोगों को प्राप्त हुए। और इन लोगों के सामने ट्रैवल एजेंट के द्वारा जो कैलकुलेशन शुरू में रखा गया था, उसके अनुसार विदेश जाकर के काम प्राप्त करने में भी इनका इतना ही खर्चा लगना चाहिए था। लेकिन जब एक बार इन लोगों ने ट्रैवल एजेंट्स के हाथ में पैसे रखने शुरू किए, भाई को विदेश भेजने का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया, तो धीरे धीरे करके यह 10-12 लाख का अमाउंट कैसे 25 से 30 लाख का अमाउंट बन गया कुछ ही समय में, इन लोगों को पता ही नहीं चला। इन्होंने शुरू में परिवार की उतनी ही जमीन बेची थी, जिसके बाद बची हुई जमीन से इनके परिवार वालों का फिर भी भरण पोषण होता रहे। लेकिन प्रोसेस शुरू कर देने के बाद यह लोग जैसे बीच में फंस गए थे और इन लोगों को कुछ इस प्रकार का डर भी दिखाया जा रहा था कि अगर बाकी का खर्चा जल्द ही न किया गया तो जो पहले लगाए हुए 12 लाख रुपए हैं, वह 12 लाख रुपए भी जैसे मिट्टी हो जाने वाले थे। तो इस डर के चलते जल्दबाजी में बाकी की जमीन को भी कम दामों के अंदर जल्दी से इनके परिवार वालों को बेचना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी पूरी जो इनके पास जमीन थी पारिवारिक, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका बिक गया। और जिस जमीन को बेच करके 25-30 लाख रुपए प्राप्त किए जा सकते थे, जल्दबाजी में बेचे जाने के कारण यह लोग केवल 17-18 लाख रुपए ही उस जमीन के मार्केट से, यानी जो खरीदार थे, उन लोगों से प्राप्त कर पाए। अब जैसे तैसे करके यह 30 लाख रुपए लगा करके छोटे भाई को विदेश तो भेज दिया गया था, लेकिन विदेश जाकर काम मिलने में अभी कुछ समय था और यहाँ भारत में परिवार के पास इतनी ज़मीन बची ही नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके पूरे परिवार का खर्चा चलाया जा सके। अब ऐसी स्थिति के अंदर इन भाई ने खेतों के अंदर मोटर यानी कि पंप को इंस्टॉल करने का काम जो है उसको सीखा कि वो किस प्रकार से किया जाता है। और खेतों में, जिन खेतों के अंदर पहले से पंप या मोटर जिसको कहा जाता है, जो पहले से इंस्टॉल्ड होती हैं, वो समय समय पर मेंटेनेंस, रिपेयर मांगती हैं, तो उनको रिपेयर और मेंटेन करने का भी जो कार्य है उसको इन भाई ने शहर जाकर के सीखा और इस प्रकार की सेवाएं यह अपने गांव में बाकी के किसानों को देने लग गए। दोस्तों, यह समय इन भाई के जीवन में दुर्भाग्य की चौतरफी मार सहन करने का समय था। एक तरफ यह अपने परिवार की 70 से 80% जमीन को गवा चुके थे, तो दूसरी तरफ जिस भाई को इंग्लैंड भेजा गया था, वह भाई भी कई महीनों तक इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी ठीक से कोई काम नहीं ढूंढ पा रहा था। और यहाँ भारत में भी खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर पंप्स का काम जो इन्होंने शुरू किया था, उसके अंदर इनको ऑर्डर यानी कि काम तो मिलना शुरू हो गया था, लेकिन उस कार्य के अंदर भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। हमने इन भाई से पूछा कि भ्राता जी, यह तो बहुत सीधा सा काम है, एक किसान है, उसके पंप में उसको कोई समस्या हो गई, आप जा रहे हैं, आप रिपेयर कर रहे हैं और आप अपना खर्चा उनसे ले रहे हैं, तो क्या आप पर्याप्त अमाउंट लोगों से चार्ज नहीं कर रहे थे जो आपको नुकसान होने लग गया? तो इन भाई ने बताया कि भाई जी, जैसा कि आप समझते हैं कि खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर किसान को रोज कमाई नहीं होती। किसान बीज बोता है, कई महीनों तक उस फसल को पालता है, बड़ा करता है, कटाई करता है, उसके बाद जाकर के मार्केट में फसल को बेचता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस फसल के अंदर कार्य कर रहा है, अमूमन तौर पर किसान को 4 से 6 महीने के अंदर ही पैसा जो उसने लगाया हुआ होता है तो उसका रिटर्न मिलने लगता है। और इसी वजह से
कोई भी किसान अगर अपने खेत में कोई रिपेयर का कार्य कराता है या कोई और काम कराता है तो वह काम उधारी पे बहुत ज्यादा चलता है। और खेतों के अंदर जो ट्यूबवेल लगा होता है, जिसको पंप या मोटर भी कहा जाता है, उसी ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके खेतों की सिंचाई की जाती है। तो अगर किसी किसान का ट्यूबवेल खराब हो जाए तो वह कटाई का इंतजार तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसका ट्यूबवेल नहीं चला तो उसकी पूरी फसल खराब हो सकती है। लेकिन किसानों के हाथ में उतना पैसा होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान उधारी पर मेरे जैसे लोगों से अपने पंप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर कराते रहते हैं, और उसका एक हिसाब होता है जिसको मेंटेन किया जाता है, और फसल की बिक्री हो जाने के बाद किसान जो भी हमारा जो अमाउंट होता है उसको हम लोगों को अदा कर देता है। और दुर्भाग्यवश इनसे काम कराने के बाद गांव के कई किसानों ने इनके पैसे को मारना शुरू कर दिया। इनका पैसा इनको चुकाया ही नहीं। इन्होंने ऐसे कई किस्सों का हमारे सामने जिक्र किया जिसके अंदर किसान इनसे कार्य तो करा लेते, लेकिन जब हिसाब करने की बारी आती तो वे ये कहते कि कुछ पैसा तो वो पहले से ही अदा कर चुके हैं, और इनके हिसाब में से एक बड़ा हिस्सा वो कटवा देते। या फिर जब ये उनके सामने अपनी पर्चियां रखते कि रिपेयर करने में यह सामान लगा, यह सामान लगा, तो कई बार कई किसान अपने कराए हुए काम से ही मुकर जाते कि यह काम तो उन्होंने कराया ही नहीं है, इनको भूल हो रही होगी। इस प्रकार से इनका जितना पैसा बनता उतना पैसा इनको इन किसानों से मिलता ही नहीं। और कुछ केसेस के अंदर तो किसान केवल यही कहते रहते कि अभी उनके पास पैसा नहीं है, कुछ समय बाद वो इनका पैसा चुका देंगे। और ऐसे न जाने कितने इनके पास अकाउंट पेंडिंग है जिनके अंदर सालों से किसानों ने काम कराने के बाद इनका पैसा इनको अदा ही नहीं किया। यही नहीं दोस्तों, इनके सपने पूरी तरह से तो तब चकनाचूर हो गए जब इनके भाई ने, जिनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, उन्होंने इंग्लैंड जाकर के भी अपने हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने कुछ समय बाद ही इनको बता दिया कि वहाँ पर वह इतनी इनकम नहीं कर पा रही हैं जिसके चलते वह गांव में कुछ मदद इन लोगों को भेज सकें। हालांकि इन्होंने बताया कि इनके भाई कुछ छोटा मोटा अमाउंट वहाँ से भेजते रहते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से अपने बीवी बच्चों का और इनके भाई की जो धर्मपत्नी है और उनके बच्चों का भी खर्चा यही चलाते आए हैं। कभी कभार इनके छोटे भाई जो इंग्लैंड में रहते हैं वे कुछ छोटा मोटा अमाउंट तो भेज देते हैं, पर वो इतना पर्याप्त नहीं जो कि उन सपनों को पूरा कर सके जिन सपनों को देख करके पूरे परिवार की पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी जमीन को बेच दिया गया। दोस्तों, इन भाई की कहानी सुन करके हमें ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जैसे दुर्भाग्य ने इनको पूरी तरह से अपने पंजों में जकड़ लिया है, और बदकिस्मती के चलते हुए इनका परिवार जो भी स्टेप्स उठा रहा था कामयाब होने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसके अंदर ये लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। पर दोस्तों, कहानी दरअसल और भी गहरी थी। इन भाई ने हमारे को यह बताया कि इनको ऐसा लगता है कि इनका छोटा भाई जब से इंग्लैंड गया है, वहां जाने के कुछ समय बाद से ही उसने अपनी धर्मपत्नी को अलग से हर महीने पैसा भेजना शुरू कर दिया था। इन्होंने ऐसा बताया कि क्योंकि मुझे 2 परिवारों का ख्याल रखना होता है और इन सभी बच्चों का खर्चा उठाना होता है, इसकी वजह से जो मेरे अपने बच्चे हैं मैं उनके लिए कोई भी पैसा जोड़ नहीं पा रहा हूँ, और उनको वह सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ जिन सुख सुविधाओं पर उनका अधिकार है। हमने इनसे कहा कि भाई जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल आपने अपने मन के अंदर यह मंद गड़ंद कहानी गढ़ ली है, क्योंकि आपके भाई इंग्लैंड हैं और आपके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो शायद आपको ऐसे ही लगता हो कि वो वहाँ से पैसे भेजते हैं। हो सकता है वो वाकई में इतना ना कमा पाते हों कि वो हेल्प कर पाएं।
तो इन्होंने ऐसा बताया कि इनके छोटे भाई की धर्मपत्नी को दरअसल जानकार लोगों ने वेस्टर्न यूनियन स्टोर्स पे कई बार देखा है और वेस्टर्न यूनियन स्टोर पर एक व्यक्ति तभी जाता है जब बाहर से किसी ने उनको कुछ पैसा भेजा हो। और इनके छोटे भाई की धर्मपत्नी को इनके गांव के कई लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने कई बार पास के शहर के वेस्टर्न यूनियन स्टोर के अंदर बहुत बार स्पॉट किया है, लेकिन कभी भी इनके छोटे भाई की धर्मपत्नी ने घर पे आकर के यह नहीं बताया कि उनके पति ने परिवार के लिए कुछ पैसा भेजा। तो जब इन किस्सों के बारे में इनको बार बार पता लगने लगा कि वह वेस्टर्न यूनियन स्टोर पे गई थी, तो धीरे धीरे इनको यह बात समझ में आने लगी कि इनका भाई तो अपने जो उनका निजी परिवार है, यानी कि उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी, उनके लिए तो पैसा भेजता रहता है, जिस पैसे का इस्तेमाल करके शायद वो उस पैसे को जमा भी कर रहे हैं, क्योंकि घर का खर्चा तो वो करते नहीं है, खर्चा तो इन्हीं लोगों को करना होता है। तो इस वजह से ही यह बात इनके मन में घर करती जा रही है कि चलो कोई बात नहीं, खर्चा हुआ, वो वह वहाँ चला गया, अपनी बच्ची के लिए सेव कर रहा है। पर अब इनको इस बात की चिंता रहने लग गई है कि जो इनके अपने 2 बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, उनके लिए भी तो इनको कुछ अमाउंट सेव करना चाहिए, जो कि यह सेव नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई का क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के भाई बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो इन भाई ने इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारे साथ हमारे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो है अपना सेशन कराया। ये जानना चाहते थे कि इनका अपने छोटे भाई से ऐसा क्या कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, सारी ज़मीन भी बिकवा दी और अब भी जैसे इनको कर्जे में बांध करके रखा हुआ है, अब भी इनसे अपने परिवार का खर्चा उठवा रहे हैं। और यह जानना चाहते थे कि ये गांव के इन सब लोगों से इनका क्या कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से वह लोग अपना काम तो इनसे करा लेते हैं, लेकिन इनको इनके काम के जो पैसे हैं, जो इनकी मेहनताना है, वो इनको अदा नहीं करते हैं। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के पहले ही दृश्य के अंदर हमारे यह भाई खुद को 17 वर्ष की आयु के एक लड़के के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते। जब हम इनसे इनके आसपास की जगह के बारे में पूछते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार की जगह है, तो ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ी हवेली मुझे नजर आ रही है। हमने जब इनसे कहा कि अपनी दाहिनी ओर देखिए और दीवार बताइए कि उसका रंग क्या है, तो इन्होंने बताया कि दीवार का रंग तो सफ़ेद है, लेकिन दाहिने ओर की दीवार भी और बाहिने ओर की दीवार भी मुझसे बहुत दूर है। यानी कि एक हवेली का जैसे एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर यह खुद को देख रहे थे। हमने इनसे इनके पैरों की तरफ देखने के लिए कहा, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पैरों में सुनहरी रंग की पंजाबी जुत्ती डाली हुई है और इन्होंने बताया कि मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े भी बहुत ही सुंदर पहने हुए हैं। हमने इनसे पूछा कि क्या इनको अपने आसपास कोई और लोग नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इनको 3 लोग वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमने इनको कहा कि आप उनके पास जाइए और बताइए कि वे लोग कौन हैं, तो इन्होंने उनको उस जन्म के अपने माता पिता और दादी के रूप में आइडेंटिफाई किया। जब हमने इनसे पूछा कि बताइए कि आपका रिश्ता परिवार वालों के साथ कैसा है, तो इन्होंने बताया कि परिवार वालों से इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जब हमने इनसे कहा कि आप अपने परिवार वालों से पूछिए कि आपके परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं, तो इन्होंने बताया कि वे कह रहे हैं कि हमारे परिवार में और कोई नहीं है, दरअसल ये अपने परिवार के इकलौते लड़के हैं। इन्होंने अपने उस जीवन का नाम हमें दिलीप सिंह बताया और बताया कि वे कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं। क्योंकि हमारे भाई खुद को एक पढ़े लिखे कॉलेज स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर देख रहे थे, तो जब हमने इनको अपनी किताबों को रिव्यू करने के लिए कहा, तो अपनी किताबों को खंगालने के बाद यह हमें बता पाए यह समय सन 1920 से
1922 के बीच का कोई समय है, जब हमने इन भाई को पूर्व जीवन के उन दृश्य को देखने का इंस्ट्रक्शन दिया जिसकी वजह से आज के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं अपने पिताजी को किसी से झगड़ा करते हुए देख रहा हूं। हमने इनसे पूछा कि वे किससे झगड़ा कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि जिससे झगड़ा हो रहा है वह 8 लोगों का एक परिवार है। और इन्होंने बताया कि जहां पर झगड़ा हो रहा है दरअसल ये एक बहुत ही खुली जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो हम शायद खेतों में हैं जहां पर अभी फसल जो है वो बोई नहीं गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो खेत हैं इनको लेकर के ही कोई जो झगड़ा है वह इस परिवार से हमारा चल रहा है। तो हमने इनसे पूछा कि आप थोड़ा देखिए और बताइए कि विवाद किस प्रकार का है, क्योंकि अमूमन तौर पर जो पड़ोसी खेत वाले होते हैं उनके बीच में सिंचाई करने वाले पानी को लेकर के काफ़ी जो विवाद है वो एक दूसरे के साथ रहता है। इन भाई ने बताया कि नहीं, सिंचाई को लेकर के तो विवाद नहीं है, बल्कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो खेत है ये शायद इस परिवार का है जिससे हम झगड़ा कर रहे हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर मेरे पिताजी ने और मैंने बहुत सारे हमारे जो आदमी हैं उनको खड़ा कर दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस परिवार का जो खेत है उसको हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर कब्जा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि जिस ज़मीन के टुकड़े को आप कब्जा रहे हैं वह कितना बड़ा खेत है, क्या कोई बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है? तो इन्होंने बताया कि नहीं, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परिवार है ये बहुत गरीब परिवार है। टुकड़ा तो बहुत बड़ा नहीं है, पर हमारी कुछ आदत ऐसी है कि हमारे खेतों के आसपास जिन लोगों के भी छोटी मोटी ज़मीन होती है हम इसी प्रकार से उस ज़मीन के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, उसको हम कब्जा कर लेते हैं। जब हमने इनसे इनकी ज़मीन के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग 250 एकड़ जो ज़मीन है उसके हम लोग मालिक हैं, और हम लोग अपनी जो हमारी ज़मीन जायदाद है उसका इसी प्रकार से विस्तार करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। तो हमने पूछा कि फिर ये जो लोग हैं क्या इनसे आपने इनकी ज़मीन हथिया ली थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो गरीब लोग थे, वो कुछ हमारा कर तो सकते नहीं थे, तो हाँ उनकी ज़मीन हमने हथिया ली थी। जब हमने इनसे पूछा कि क्या लगता है आपको, क्या उस परिवार के पास कोई और काम है करने के लिए, कोई और व्यवसाय है जिसका करके वो अपना भरण पोषण कर लें, तो इन्होंने कहा कि इनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके पास कोई व्यवसाय हो या ना हो, ये इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। अगर ये इन सब चीज़ों की परवाह करने लग जाएं तो ये लोग तो अपनी जो ज़मीनें हैं उनको बढ़ा ही ना पाएं। दोस्तों, अभी तक के रिग्रेशन में जो इन भाई ने सारे दृश्य देखे थे उन सभी दृश्यों के अंदर अपने इस जीवन के कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको यह पहचान पाए थे, आइडेंटिफाई कर पाए थे। दोस्तों, अपने उस जीवन के पिता को इन्होंने अपनी इस जन्म की बेटी के रूप में आइडेंटिफाई किया। उस जीवन में जो इनकी मदर थी, इनकी माता जी थी, उनको अपने इस जीवन के पिता के रूप में आइडेंटिफाई किया, और उस जीवन में इनके परिवार में जो इनकी दादी जी थी उनको अपने इस जीवन के अपने चाचा जी के रूप में आइडेंटिफाई किया। और दोस्तों, जिस परिवार से इन्होंने उस जीवन में वह ज़मीन छीनी थी उसी परिवार के 8 सदस्यों में से 2 सदस्य इन्हीं के छोटे भाई और इनके छोटे भाई की धर्मपत्नी भी थे। दोस्तों, जैसे उस जीवन में इन्होंने और इनके पिता ने इस बात की परवाह नहीं की थी कि दूसरा जो परिवार है जिसकी ज़मीन ये छीन रहे हैं उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उसी प्रकार से इनके छोटे भाई ने इनके बच्चों और इनके परिवार के बारे में ना सोच करके केवल अपने बारे में सोचा और अपनी बेटी के बारे में पैसा जोड़ने के बारे में सोचा। जिस प्रकार से इन्होंने उनकी ज़मीन को हथिया लिया था उसी प्रकार से इनके भाई, और स्पेशली जब इनके भाई की शादी हुई, जब इनके भाई और भाभी इकट्ठे हुए तो वे दोनों मिल करके ऐसी परिस्थिति को उन्होंने उत्पन्न किया कि जो इनकी सारी ज़मीन थी वे भी इनके हाथों से चली गई। आज जो इनकी सुपुत्री हैं वही तो उस जीवन में इनके पिता थे जिनके साथ मिलकर के इन्होंने वो ज़मीन हथियाई थी। इसीलिए तो इनके भाई
अपने परिवार के ऊपर इनसे ऐसे खर्चा करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये रिग्रेशन जिन भाई ने कराया वे अपनी बेटी के लिए पैसा न जोड़ पाए। इसके बाद दोस्तों, जब हमने इनको उन सब लोगों को अपने जीवन में ढूंढने के लिए कहा जिन सब ने अपने खेतों में इनसे मोटर को ठीक तो करवा लिया, या अपने खेतों में इनसे जो ट्यूबवेल होता है उसकी मोटर, उसकी पंप को लगवा तो लिया, लेकिन इनके पैसे अदा नहीं किए, इनके पैसे या तो काट लिए या फिर इनके पैसे खा ही गए, तो ये भाई अपने गांव के उन सब लोगों को भी अपने उस जीवन के अंदर ढूंढ पाए थे। इन्होंने ऐसा बताया कि ये उन लोगों को अपने हवेली में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनके रूप में देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति को इन्होंने अपनी हवेली की चौकीदारी करते हुए देखा, तो कुछ और व्यक्तियों को इन्होंने उन मुलाजिमों के रूप में देखा जिनको ये लोग अपने खेतों की देखभाल करने के लिए भेजते थे, जिनको सीरी कहा जाता है। जब हमने इनसे पूछा कि ये तो आपके मुलाजिम हैं, तो इनके साथ आपने क्या गलत किया, तो इन्होंने बताया कि दरअसल हम लोगों की यह आदत ही है कि चाहे कोई हमारे पास काम करता हो या कोई और गांव का गरीब आदमी हो या हमसे कमज़ोर व्यक्ति हो, तो उसका जो कुछ भी होता है वो हम हथिया लेते हैं, और पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा लालच है हमारे मन में। तो ये जो हमारे पास काम करने वाले मुलाजिम हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हम लोग बात बात पे इन लोगों के जो पैसे हैं वो काटते रहते हैं, और अगर कोई सामने से ज़्यादा बोलता है तो सीधा उसको उसके काम से ही निकाल देते हैं, और जिस व्यक्ति को हम काम से निकाल देते हैं उसका पैसा तो हम बिल्कुल ही नहीं देते। तो दोस्तों, अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की इस एक्टिविटी के माध्यम से इन भाई के जो मुख्य प्रश्न थे उनके उत्तर इनको मिल गए। इनको पता लग गया था कि इनके गांव के लोग क्यों इनसे काम कराने के बाद इनको पैसा नहीं देते, क्यों इनका पैसा मार लेते हैं या इनके हिसाब के अंदर पैसा काट लेते हैं। इनको पता लग गया कि क्यों जिस भाई को इन्होंने पिता की तरह पाला, पाल पोस करके बड़ा किया, जब उसको अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके फौरन भेजा कमाने के लिए, तो क्यों उसने इनकी पीठ के अंदर छुरा भोंक दिया और इनके बच्चों की परवाह बिल्कुल नहीं। आशा करते हैं कि आपको हमारी पास्ट लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं या हमारे साथ पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग का सेशन बुक करना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर 9518081745 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हम बहुत रेयर केसेस में करते हैं, तो अगर आप PLR कराना चाहते हैं तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों कराना चाहते हैं, इसका रीज़न, अपनी परेशानियां वॉइस नोट के माध्यम से हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे को भेजें। कृपया करके जो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको 4 मिनट से कम का ही रखने का प्रयास करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आज की स्टोरी के अंदर आपको क्या पसंद आया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।